स्टूडेंट क्लास 10th की आज अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और इसका फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ल्यूसियो रोड्रिग्स के द्वारा राइट किया हुआ चैप्टर देखते हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा। बिफोर यू रीड चैप्टर पढ़ने से पहले इसके हाईलाइट देखते हैं। डिस्कशन क्लास, व्हाट इमेज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस come to your mind when you think of our country। आपके दिमाग में लोगों और उन स्थानों के बारे में कौन सी छवि सामने आती है जब अपने देश के बारे में सोचते हैं। What parts of India have you lived in? आप इंडिया के किस भाग में रहते हैं और विजिटेड या फिर कौन से भागों में आपने भारत के यात्रा की है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन? क्या किसी आप प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है वहाँ आपने कभी यात्रा की है। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड द पुर्तगीज, तुम जानते हो कि हाँ, अपने देश से अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश लोगों के जाने से, डच लोगों के जाने से, फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोगों के जाने के बाद हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, क्या उन लोगों ने हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, उनका कोई रोल था। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंस? तो आप भारत के किस भागों में फ्रांस के लोगों और पुर्तगाली के लोगों का प्रभाव कौन से भाग में आप देखते हैं, कहाँ आपको दिखाई देता है। कैन यू से विच वर्ड्स ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी? और भारत के किस भाग में चाय या कॉफ़ी होती है। हम इसके ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में ये सब बातें देखेंगे, ये हाईलाइट्स थी। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। एंड बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट होता है शब्दों द्वारा चित्र बनाया गया, यानी बगैर चित्र बनाए हम बात शब्दों में लिख के कुछ किसी के बारे में सब कुछ बता दें। पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। ये परंपरागत गोवा के गांव के बेकरी वाले का चित्र है, शब्द चित्र है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। कहता है कि उसका समाज के अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। कहता कि हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम प्राय उनसे हम बात करते हैं, सुनते हैं, अतीत के बारे में प्रसन्नता से चर्चा करते हैं। reminiscing nostalgically, प्रसन्नता से चर्चा करते हुए अतीत के बारे में। about those good old Portuguese days, उन पुराने अतीत के जो पुर्तगाली दिन थे, यानी पुर्तगाल के लोग रहते थे उन दिनों को। द पुर्तगीज, पुर्तगाली लोगों को। एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और उनके प्रमुख जो लव्स ऑफ ब्रेड थे, उन्हें खाने के खाने की जो रोटियां बोलते हैं उनको, जिनको पाव रोटियां बोलते हैं। लव्स ऑफ ब्रेड, पाव रोटियां, जो बेकरी वाले बेचने के लिए आते थे। तो कहते हैं कि इन चीज़ों को याद करते हैं। 3 चीज़ बताई उन्होंने कि प्राचीन जो पुर्तगाली दिन थे, पुर्तगाली लोग और उनके द्वारा खाई जाने वाली पाव रोटियाँ। Those eaters of loaves might have vanished। वनिश होता है गायब हो जाना। कहता है कि वो ईटर, वो उन रोटियों को खाने वाले, पाव रोटियों को खाने वाले तो अब नहीं रहे, वो तो वापस पुर्तगाल चले गए देश आज़ाद होने के साथ ही। बट द मेकर आर स्टिल हेयर, लेकिन जो रोटी बनाने वाले थे वो तो यहीं के थे, लोकल थे, वो आज भी यहाँ हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर। कहते हैं जो मिक्स करने वाले, जो आटा नमक वगैरह जो मिलाते थे, मिक्स करते थे, वो लोग। द मोल्डर्स, जो रोटियों को सांचे में ढालते थे। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो लोग रोटियों को पकाते थे, सेकते थे, वो सब लोग आज भी हमारे बीच में यही हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। वो समय के साथ वो प्राचीन भट्टियाँ जिन्होंने समय को देखा है,
वो भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट, आज भी यहाँ मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटेंगिश्ड। एक्सटेंगिश का मीनिंग होता है बुझना। वो आग अभी भी, भट्टियों की आग आज भी नहीं बुझी है, नहीं कि भट्टियाँ आज भी वो चालू हैं। उन उन दिनों की बात थी, उतना काम तो नहीं है, लेकिन आज भी वो भट्टियाँ चालू हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, थर्ड का मीनिंग होता है थप थप की आवाज़, और जिंगल होता है घुंघरू खने की आवाज़। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बम्बू। अब कब तक जो परंपरागत जो बेकरी वाले थे, उनका जो एक बम्बू होता था हाथ में, और बम्बू के घुंघरू होते थे, और वो जब ज़मीन के ऊपर थप थप की आवाज़ उस बम्बू को ज़मीन के ऊपर टिकाते थे ज़ोर ज़ोर से, तो आवाज़ आती थी। तो वो थर्ड की आवाज़, वो आवाज़ है। और जिंगल उसके घुंघरू बनते थे, वो आवाज़ वो लेके आवाज़ के साथ आते थे। वो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, कहते सुबह सुबह उनके आने के संकेत सूचक होते थे, उनके आने का पता लगता था कि वो लोग आ चुके हैं। वो हाथ में बम्बू लेके आते थे, उसके घुंघरू बजते थे और थप थप की आवाज़ आती थी। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कहते कुछ स्थानों पर तो वो आवाज़ आज भी सुनाई देती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, शायद उस धंधे को चलाने वाले, हो सकता है फादर आज जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो अपने परिवार के प्रोफेशन को, व्यवसाय को बखूबी आज भी चला रहे हैं। दो दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेदार इन गोवा, कहते हैं कि जो बेकरी वाले हैं आज भी गोवा के अंदर उनको पेदर कह के पुकारा जाता है, पेदर के नाम से। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा के अंदर राइटर का बचपन गोवा के अंदर बीता था। कहता है कि हमारे बचपन के अंदर गोवा के अंदर हमने देखा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकरी वाले हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन हमारे साथी बन जाते थे, एंड गाइड और हमारे पथ प्रदर्शक बन जाया करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वो तो दिन में कम से कम 2 बार आते थे वो बेकरी वाले। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन द सेलिंग राउंड, एक बार तो जब अपनी पाव रोटियों को बेचने के आते थे सुबह सुबह, उस समय एक राउंड तो वो हो गया। एंड देन अगेन, और उसके बाद फिर आते थे। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग ही ह्यूज बास्केट, फिर वो अपनी बड़ी सी टोकरी थी जो बांस की टोकरी, उसको खाली करने के बाद भी वापस आते थे। द जिंगलिंग थ्रेड ऑफ बम्बू, द जिंगलिंग थ्रेड ऑफ हिज बम्बू वोकस अप फ्रॉम स्लीप, वोकस अप फ्रॉम स्लीप, हमें नींद से जगा देता था। घुंघरू और थप थप की आवाज़ बम्बू की हमें नींद से, बच्चों को नींद से जगा देती थी। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। सब बच्चे नींद से उठ के भाग पड़ते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या ये रोटियों के प्रति प्रेम था? नॉट एट ऑल, कुल मिला के वो बात नहीं है। द लोफ्स वर बॉट बाय वन सम पेस्काइन और बेस्टाइन, कहता कि रोटियां तो किसी पेस्काइन या बेस्टाइन नाम की किसी द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की जो नौकरानियाँ होती थी, किसी का नाम पेस्काइन होता था या बेस्टाइन नाम की नौकरानियाँ होती थी, उनके द्वारा रोटियां तो खरीद ली जाती थी। जैसे हम अमूमन नौकर घर में होते हैं, रामू काका वगैरह पुकारते हैं कह के, तो उसी प्रकार नौकरानियों के ज़्यादातर नाम पेस्काइन या बेस्टाइन होते थे। तो वो उनके द्वारा रोटियां तो उनके द्वारा खरीद ली जाती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, तो हमें किस बात की इच्छा थी, क्या चाहते थे हम? वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हमें तो वो ब्रेड बंगल यानी चूड़ीदार रोटियां, चूड़ियों के जैसे गोल, उसको पाव गजरा बोलते हैं। विच वी चोज केयरफुली, जिसको हम बड़े सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कहता कई बार तो विशेष रूप से बनाई गई मीठी रोटियां होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग की आवाज़, छन छनाने की घुंघरू की आवाज़ के साथ, इस म्यूजिकल एंट्री के साथ वो गांव में प्रवेश करते थे, संगीत की ध्वनि के साथ। जंग जंग की आवाज़, जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टैफ, कहता है कि जंग की आवाज़, जंग घुंघरू की आवाज़, उसके विशेष रूप से बनाए हुए बम्बू बांस के छड़ी को से विशेष रूप से वो घुंघरू बंधे होते थे, उनकी आवाज़ होती थी।
वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। अपने सिर के ऊपर एक हाथ से तो वो बास्केट को, टोकरी को सपोर्ट करते थे, पकड़ते थे। एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से बम्बू को ज़मीन के ऊपर उठा उठा के पटकता था वो। ही वुड ग्रीट होता स्वागत करना। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग बोल के स्वागत करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और बम्बू को फिर वो सीधा लंबवत खड़ा करके उसके ऊपर अपनी टोकरी टिका देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिबुक था, हल्की सी डांट लगा के हम बच्चों को तो एक तरफ धकेल दिया जाता था। एंड लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और रोटियां नौकरों को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम कहाँ जाने वाले थे, हम नहीं जाते थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच, क्या तो हम किसी पेड़ की टहनी के ऊपर चढ़ जाते, और द पैरापेट, या फिर जो छतों की मुंडेरे होते हैं उनके ऊपर चढ़ जाते। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी के अंदर पीप होता झांकता, जहाँ भी जगह मिली उसमें से झांकते थे, देखते थे। समहाउ जैसे तैसे करके आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। अब कहता है मुझे वो विशेष प्रकार की रोटियों की जो महक थी वो मुझे आज भी याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, कहते बुज़ुर्गों के लिए तो वो रोटियां होती थी, पाव रोटियां। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन जो पाव गजरा, जो चूड़ी के आकार की जो पाव गजरा होते थे ना, वो बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रूश आवर टीथ, और फिर कहता है हमें पाव गजरा मिल जाए तो हम दांतों को ब्रूश करने की भी परवाह नहीं करते थे। और वाश आवर माउथ प्रॉपरली, और ढंग से मुंह भी नहीं धोने की परवाह करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम मुंह आखिर क्यों धोएं। वी शुड टेक द ट्रेबल ऑफ पल्किंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रुश, कहता कि दांतों के ब्रुश के लिए, दातुन के लिए हम आम के पत्तों को तोड़ने की क्यों परेशानी उठाएं। आखिर ऐसी ज़रूरत क्या है कि आम के पत्तों को हम तोड़ें। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और कुल मिला के इतनी इसकी ज़रूरत भी क्या होती है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर है वो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। और एक बात और अपना लॉजिक इसके साथ जोड़ता है, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और कुल मिला के जब हम ऊपर से गर्म चाय पीते हैं तो सब कुछ धो जाता है, साफ़ हो जाता है मुँह का। फिर दातुन करने का क्या फ़ायदा, क्यों करें दातुन। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल, कहते बोल नाम की जो एक मीठी रोटी होती थी उसके बगैर जो शादी का जो गिफ्ट होता था वो मीनिंगलेस होता था, उसका कोई मतलब नहीं होता था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, जैसे कोई पार्टी या दावत होती थी, या कोई किसी को दावत दी जाती थी, पार्टी वगैरह होती थी। लॉस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, अगर वो पाव रोटी नहीं होती तो उसमें कोई चार्म, आकर्षण वाली बात नहीं होती थी पार्टी में। नॉट इन कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, तो आप इतना ही कहना काफ़ी है कि एक गांव में बेकरी वाले का होना कितना महत्व रखता था उन दिनों में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, एंगेजमेंट होती सगाई, जब किसी की महिला की बेटी की एंगेजमेंट होती थी, सगाई होती थी, तो उस समय उस मौके पर वो सैंडविच बनाती थी घरों के अंदर। केक्स एंड बोलिना आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और अतः केक और बोलिनो नाम की एक मिठाई होती थी जो क्रिसमस के और दूसरे त्योहारों के ऊपर अवश्य मनाई जाती थी। मस्ट द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, एब्सोल्युटली इसेंशियल कितना महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है। आपको पता लग गया होगा कि एक बेकरी वाले की भट्टी एक गांव के अंदर होना कितनी महत्व रखती है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दो डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज द कवाई, अब इसने बताया कि जो बेकरी वाला था या रोटी बेचने वाला था, पाव रोटी, उन दिनों में उसकी एक पेक्यूलियर ड्रेस होती थी
नॉन एज द कबाई, वो कबाई नाम से जानी जाती, एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे। इट वॉज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, तक एक ही टुकड़े की बनी हुई लंबी फ्रॉक के जैसी, रीचिंग डाउन टू द नी, जो घुटनों तक आती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, कहता है हमारे बचपन में तो हमने बेकरी वालों को शर्ट एंड ट्राउज़र, बुशर्ट और पायजामा पहने हुए भी देखा करते थे हम। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, कहता है पूरी लंबाई वाली पैंट से वो कुछ शॉर्ट होते था वो, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और आधी पैंट से लंबी और फुल लेंथ वाली पैंट से छोटी होती थी, बीच की होती थी। इवन टुडे, लेकिन यहाँ तक आजकल, एनीवन हु वियर से हाफ पैंट, आजकल जो कोई आधी पैंट पहनता है, विच रीच जस्ट बिलो द नी, जो बस घुटनों के नीचे तक आती है, इनवाइट्स द कॉमेंट, तो उन लोगों के ऊपर ये टिप्पणी की जाती है, कहा जाता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेदर, कि वो तो पेदर के जैसे ड्रेस पहने हुए हैं। पेदर यानी बेकरी वाला। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकरी वाला कहता है महीने के अंत में अपने पेमेंट लेता था, पैसे का हिसाब लास्ट में करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वाल इन पेंसिल, कहते हैं महीने का जो लेखा जोखा होता था वो दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख के हिसाब रखा जाता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, कहता है कि पुराने दिनों में जो बेकरी वाले का जो धंधा था वास्तव में बड़ा फ़ायदे वाला धंधा होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकरी वाला और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था, स्टार्व्ड होता भूखा। ही हिज फैमिली, वह और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट, और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस, हमेशा खुश और खुशहाल नजर आते थे। देयर प्लम्प फिजिक्स, उनका मोटा ताज़ा शरीर, फिजिकल, वाज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, इसका एक खुला उदाहरण होती थी, खुला सबूत होता था। ओपन टेस्टमनी यानी खुला प्रमाण, कि उनका जो मोटा ताज़ा शरीर और चेहरा इस बात का खुला सबूत होते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट, कहते आज भी अगर कोई आदमी जैक फ्रूट के जैसा यानी कटहल के जैसा कोई आदमी हो, जिसकी दाढ़ी नहीं हो, बड़े बड़े बाल हों, लाइक फिजिकल अपीयरेंस, और उसके शरीर की बनावट भी गोल मटोल हो पेदर की तरह, इज ईजीली कंपेयर टू ए बेकर, उसकी बेकरी वाले की तरह कंपेयर की जाती है, उसको बेकरी वाला कह के पुकारा जाता है कि बेकरी वाला आ गया। तो ये बेटा अपना फर्स्ट पार्ट है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर ये अपना वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। थैंक यू।